ओम्स लॉ आज का हमारा टॉपिक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता था? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या? सिंपल सा कोई भी कंडक्टर हो सकता है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर हो सकता है, कॉपर का कंडक्टर हो सकता है। कंडक्टर इज मतलब कौन? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड टू इंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब आई जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। नॉर्मली जब बुक 10th में पढ़े होगे तो वहां ऐसे लिखा जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, वहां ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये लिखा ऐसा नहीं जाता, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। करंट डिपेंड करता है, करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। When the physical conditions such as जैसे टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन etc रिमेंस क्या रहे? सेम रहे। मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज करना चाहिए। अब किसी भी वायर में टेम्परेचर चेंज करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब क्या? स्ट्रेन मतलब होता है बहादुर में यदि क्या बोलते हैं उसको, लेंथ को चेंज कर दिया जाए तो उसको स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। रिमेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो जब ओम्स लॉ लिखोगे उसमें क्या लिखेंगे? फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको और लिखेंगे क्या? V इज इक्वल टू I इंटू R। देखो अब कहोगे सर जी यहाँ तो आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखे हैं, तो लिखना चाहिए था I इज इक्वल टू V इंटू R। हो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हमारा I, ठीक है, इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। एक कांस्टेंट लगा है जिसको क्या कहता है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस इक्वल्स होता है किसके? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है हमारा कौन सा? कंडक्टेंस। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे? 1/R इंटू V। आगे पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो यहां से क्या लिखते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू I इंटू R लिखते, ठीक है। तो आप प्रोपोर्शनल कौन होता है? I प्रोपोर्शनल। यदि कोई कहता है V प्रोपोर्शनल टू I तो बुरा नहीं मानने का, ठीक है। डिफिनीशन हमारा कहता है I प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जैसे 100 वाट का बल्ब लगा दोगे तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा। 1000 का लगा दोगे मतलब क्या है? दोनों पॉइंट पे उससे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा वो करंट की वैल्यू कितना करेगा? उतना ज्यादा खाएगा। तो कह सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज हमेशा करेंगे हम लोग। तो ये किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर। अब कंडक्टर ओमिक भी होता है, नॉन ओमिक भी होता है। जैसे सेमी कंडक्टर वगैरह नॉन ओमिक कंडक्टर, वहां पे ये वैलिड नहीं है V इक्वल टू I इंटू R। भावनाओं को समझ रहे हो? तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्या है? नहीं है। तो कह सकते हो ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है? कि जो हर एक जगह वैलिड हो, यही होता है ना। लेकिन ये जैसे ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ या कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल लॉ होता है। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि मटेरियल के हिसाब से, जैसे सेमीकंडक्टर के केस में ये काम नहीं करेगा, डायोड के केस में ये लॉ काम नहीं करेगा हमारा, ठीक है। ये किसके लिए है? जो ओमिक कंडक्टर हो। ओमिक कंडक्टर कौन होगा? जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, ध्यान में रखना है। दूसरा R क्या होता है हमारा? R को तुम कह सकते हो रेसिस्टेंस, या क्या कह सकते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसी को क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब जैसे देखो रेसिस्टेंस होता क्या है? अब जैसे ये हमारा क्या है? एक सिस्टम है जहां से इस बहादुर को जाना है, तो ये क्या कर रहा है? ओम साहब इसको खींच के आगे पहुंचाना चाह रहे हैं। ये रेसिस्टेंस क्या कर रहा है? ओम का मतलब क्या है? ये हमारा करंट है, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज क्या कर रहा है? करंट को आगे धक्का देना चाह रहा है। लेकिन ये ओम साहब क्या कर रहे हैं? इसको दबा के रखे हुए। किसको? इस पाइप को। तो पाइप को दबा के रखे मतलब क्या चाह रहे? वो इस पार से उस पार ना जाए। तो ये क्या कर दिया? अवरोध पैदा किया। क्या पैदा किया? अवरोध समझते हो? रुकावट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? रस्सी को जितना खींचेगा ये रास्ता क्या हो जाएगा? उतना छोटा। तो क्या करंट जा पाएगा इधर से उधर? एम्पियर का मतलब क्या? करंट। वोल्टेज का काम क्या होता है? करंट को इधर से उधर पहुंचाना। अब देखो स्लोप ऑफ द लाइन। अब किसका स्लोप ऑफ द लाइन? कौन सा? किसका स्लोप?
वी आई कर्व का जो हमारा स्लोप होता है किसका, वी आई कर्व, वी आई कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या, जैसे ये हमारा है, ये इस साइड हम किसको माने वी, और इस साइड हम ले लिए आई को। अब इस पे यदि स्लोप की बात करें, मतलब करंट जितना बढ़ा उसी के हिसाब से कौन बढ़ेगा, जैसे अभी हम जस्ट देखें V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, मान लो पोटेंशियल V इज इक्वल टू आर की वैल्यू मान लो हम 5 ओम, ठीक है, 5i ऐसा लिख सकते हैं मान लिए। तो V I की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो V की वैल्यू क्या होगी 5, यदि I की वैल्यू 2 रखेंगे तो V की वैल्यू 10, I की वैल्यू 3 रखेंगे V की वैल्यू 15। तो एक ग्राफ खिंचाएगा इसके ऊपर कुछ ऐसा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, इसका जो स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा। तो अब इसका स्लोप निकालना होगा इस लाइन का, तो कैसे करते हैं, ये वाला हमको चाहिए डिस्टेंस और ये चाहिए, तब ना हमको tan निकलेगा। ये हमारा कितना v है, तो ये v हो गया और इस साइड क्या है i है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v बाई आई। अब v बाई आई अभी जस्ट हम देखे हैं v इक्वल्स टू क्या होता है i इंटू आर, तो r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v बाई आई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रेसिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या हमको देता है रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू v बाई आई इक्वल टू आर। करे किसकी, ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब ये क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा वी आई का ग्राफ जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जो फॉलो नहीं करेगा उसका कैसा मिलेगा, एक टूल टाइप का, ये दिख रहा है कर्व बन रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। जैसे हमारे इसके वी आई ग्राफ क्या होगा कर्व होगा, जबकि वी आई ग्राफ किसके लिए ओमिक कंडक्टर क्या होगा स्ट्रेट लाइन। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा जो कंडक्टर वो ओमिक कंडक्टर होगा, उसका कर्व क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। जो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। उसका कर्व कैसा होगा स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ हो सकता है। भावनाओं को समझ रहे हैं, जैसे हमारा डायोड होता है, पढ़ेंगे आगे, नॉन ओमिक कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर है। टॉर्च का जो बल्ब होता है वो भी हमारा क्या होता है नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। एक बैटरी है, ओके, एक दूसरा बैटरी है, यदि ऐसे जुड़ा रहेगा, एक बैटरी कितने का मान लो 10 वोल्ट का, दूसरा हमारा कितना है 200 वोल्ट का, ठीक है। अब जैसे देखते होगे घड़ी में नहीं मतलब रिमोट में, ठीक है, बैटरी कैसे जुड़े होते हैं सीरीज में जुड़े होते हैं तो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होता है उनका कि दोनों के वोल्टेज को, ये यदि V1 वोल्टेज है ये इसका V2 वोल्टेज है, तो नेट आउटपुट क्या होगा, दोनों एंड पॉइंट पर नेट वोल्टेज कितना होगा, नेट वोल्टेज होगा 200 प्लस 10 मतलब 210 वोल्ट। जब इसका वाला प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ा हो तो, लेकिन इस केस में क्या है देखो, माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ा है, मतलब एक बैटरी को हमने ऐसे लगाया और दूसरे बैटरी को कैसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो करंट किधर चलना शुरू करेगा, स्वाभाविक है बड़ा वाला जो वोल्टेज होगा वो करंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, इस साइड से करंट ऐसे करके घूम के आ रहा था, ये क्या करेगा इस साइड से करंट देना चाहेगा, तो ये क्या करेगा इस करंट को रोकेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या हो जाएगा, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 200 माइनस कितना 10 मतलब कितना हो गया 190 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, हमसे पूछा क्या जा रहा है आई पूछा जा रहा है, तो V बाई आर, V की वैल्यू कितनी 190, R की वैल्यू कितनी है कितना है 238, ये हो गया कितना बार में कटेगा इसको, ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो ये हमारा हो गया 5 एम्पियर आंसर, तो 5 एम्पियर आंसर। अब हमारा क्या टॉपिक है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है रुकावट। मतलब देखो जैसे यहाँ देखो, इस भीड़ से तुम चाहोगे इस पार से उस पार निकलने में कितना मेहनत लगेगा, बहुत धीरे धीरे निकलोगे, ठीक है, शायद निकल भी नहीं पाओ। तो ये हम लोग के लिए क्या है एक रेसिस्टेंस है। वही रोड खाली रहती तो हम लोग छल छल कहते हुए क्या करते उस पार निकल जाते। तो रेसिस्टेंस का क्लियर मतलब क्या होता है रुकावट। जैसे यहाँ फिगर में देखोगे
ये क्या हमारा रेसिस्टेंस है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है। वोल्टेज क्या काम करता है, इसको पीछे से धक्का देता है, भाई तू आगे बढ़, ठीक है। और रेसिस्टेंस क्या करता है, उसको रोकने का काम, मतलब किसी में जितना कम रेसिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से जाएगा, इस पार से उस पार जाएगा, वायर में फ्लो करेगा। तो हमारा रेसिस्टेंस क्या है, सिंपल सा क्या है, रोकने का काम करता है। कह सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय दी किसके, कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जिस कंडक्टर से करंट पास करवाना है उसमें क्या चीज, अपोजिशन ऑफर करने वाले, तो क्या कहते हैं इसका, रेसिस्टेंस, जो करंट को फ्लो होने ना दे। तो अभी जस्ट पढ़े थे क्या, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आई लिखा जा सकता है, तो R इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं। R क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, या इसको लिख सकते हैं ये हमारा V फॉर वोल्टेज, वोल्ट, और करंट का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी यूनिट लिखा जा सकता है। अब सवाल है इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला यदि हमको निकालना है रेसिस्टेंस का, तो कैसे निकालेंगे, चलो हमको जो पता होता है वर्क अपॉन चार्ज, और हमारा करंट का क्या होता है, एम्पियर। अब वर्क का तो हमको याद होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको और लिखते तो क्या लिखते, एफ डॉट एस डिवाइडेड बाई नीचे एम्पियर, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, इसको भी कूलम हम लिख लेते हैं। चलो अब इसको फोर्स का क्या होता है, एम एल, चलो वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू निकालोगे तो निकल जाएगा, एफ इंटू एस करोगे तो, और एम्पियर का एम्पियर, और कूलम का क्या होता है, कूलम का क्या होता है, ए इंटू टी, कुछ नहीं याद है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा, एम, उसके बाद एल स्क्वायर, और उसके बाद टी माइनस थ्री ए माइनस टू, कितना आएगा, कितना आया है। हमारा जो रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक पाइप है, ठीक है, एकदम आराम से समझोगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब ये पाइप है, मान लो इस पाइप से हमको जाना होता, ठीक है, कोई इतना बड़ा बहादुर है, ठीक है, ये मुंडी है इसका, ये दोनों हाथ है, ये दोनों इसका पैर है, इसको इस पाइप से जाना होगा तो क्या करेगा, इस पार से उस पार जाएगा। एक दूसरा पाइप है और इसी बहादुर को इस पाइप से जाना होगा, तो किस में आसानी से जा सकता है, इस बड़े वाले पाइप से, छोटे वाले पाइप से कैसे जाएगा, सोते हुए जाएगा। तो यहाँ इसको क्या होगा, रुकावट ज्यादा मिल रहा है, इसमें रुकावट क्या मिल रहा है, कम, देखो इसमें क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। दूसरा चीज, पाइप जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस क्या होगा उतना ज्यादा। गौर करोगे कभी प्रैक्टिकली, जब पानी का पाइप को, ठीक है, छोटे पाइप को लगाओ नल में, तो पानी का फोर्स ज्यादा रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा वॉल्यूम देता है, लेकिन वही पूरा पाइप का बंडल जो था उसको लगा दो तो क्या हो जाएगा, पानी का प्रेशर गिर जाता है, गिरता है या नहीं गिरता है, कि सब पानी का प्रेशर गिरता है ना। तो मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना लंबा पाइप उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। वही मोटा पाइप लगाओगे तो क्या होगा, पानी तेजी से बाहर आएगा, वही पतला पाइप रहेगा तो क्या होगा, पानी को कम करेगा, उसके वॉल्यूम को। तो कह सकते हैं एरिया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस, मतलब क्या है, लेंथ जितना बड़ा रेसिस्टेंस उतना बड़ा। उसी तरह एरिया का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस क्या होगा उतना कम होगा। मतलब एरिया देखो यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया, इसका एरिया क्या है, कम है, तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, जबकि लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ध्यान में रखना है रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि किसके, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस दोनों को एक साथ लिखते तो कैसे लिखते, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोला जाता है क्या चीज, रेसिस्टिविटी, एल बाई ए। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, अभी जस्ट पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है, ठीक है, क्या होती है, एबिलिटी। मतलब जैसे कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होता है, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस अलग होता है, आयरन का रेसिस्टेंस
अलग होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी रेसिस्टिविटी पे। तो हमारा आर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? रो एल बाई ए। ये हमारा हो गया रेसिस्टिविटी, ये हो गया हमारा लेंथ, और ये हमारा क्या हो गया? एरिया। इतना हम फिगर इसलिए यूज करते हैं कि हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये हमारा किसी का भी क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ये रेसिस्टिविटी मतलब ये जो कौन सा मटेरियल लगा हुआ वो इसकी रेसिस्टिविटी बताएगा। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका क्या बताएगा? एरिया बताएगा। ये हो गया हमारा इसका एरिया, ये इसका क्या हो गया? यहां से यहां तक इसका लेंथ। और ये किस मटेरियल का बना है वो क्या बताएगा? इसकी रेसिस्टिविटी को। रेसिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की एबिलिटी होती है। जैसे सोने की अलग एबिलिटी होगी, चांदी की अलग होगी, तांबे की अलग होगी, ठीक है। तो जब जैसे लकड़ी की अलग एबिलिटी है, वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है लकड़ी हमारा, रबर अलग मटेरियल है। तो क्या होता है? रेसिस्टिविटी, इसको और क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इस दोनों नाम से जानते हैं तो कह सकते हैं ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कितनी क्षमता से वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट को रोक सकता है। तो मतलब जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो वो कंडक्टर उतना कमजोर पड़ेगा। जैसे लकड़ी की रेसिस्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा इस तरफ उस तरफ, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए नॉर्मल केस में? रेसिस्टिविटी जिसकी कम रहेगी वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मेटल लिखा हुआ कौन सा? सिल्वर। तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितना है? 1.59 इंटू 10⁻⁸। तो सबसे कम किसकी रेसिस्टिविटी है? यदि यहां से बोला जाए तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होगी? क्या कह रहा है ये तीनों, ये जो यहां से यहां तक ये कह रहा है कि 10⁸ से डिवीजन है इसमें, यही कह रहा है ना। तो मतलब इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे बड़ा होगा, और इसमें सबसे वैल्यू जो सबसे कम होगी वो सबसे छोटा होगा 10⁸ के केस में। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? यही है ना। तो रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी बात करें तो इसमें सबसे कम किसकी होगी? सिल्वर की होगी। अब ऑलरेडी यहां से आते 10⁷ से डिवाइड करोगे तो वो ज्यादा अमाउंट देगा कि 10⁸ से डिवाइड करो। यदि कोई हमारा x है, ठीक है, चलो 10 है, 10 को हम 10⁸ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? और 10⁷ से डिवाइड करेंगे तो कौन ज्यादा बड़ा होगा? स्वाभाविक है जिसमें नीचे वाला ज्यादा होगा वो एक्चुअली ये पूरा टर्म की वैल्यू को क्या कर देगा? कम कर देगा, करेगा। यहाँ क्या है? नीचे में कम है, इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब कह सकते हैं 10/10⁸ इज क्या होगा? लेस देन 10/10⁷ होगा। तो स्वाभाविक है इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं था, इस सब के बारे में सोचना तो इसमें था। तो सबसे कम कौन है? ये है। तो सिल्वर क्या होता है? रेसिस्टिविटी कम है, तो ये बेस्ट कंडक्टर क्या लाएगा? तो हमारा क्या हो गया? रेसिस्टिविटी क्या होता है? जैसे हम लोग निकाले थे आर इक्वल टू क्या था? रो एल बाई ए। इसको सॉल्व करके हम रेसिस्टिविटी पिछले भी अभी जस्ट निकाले हैं। रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ, रेसिस्टिविटी इक्वल टू कितना? आर ए बाई एल। आर का ओम, और ए बाई एल मतलब क्या? मीटर स्क्वायर बाई मीटर। मीटर से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? मीटर। इसका ओम मीटर लिख सकते हैं, सिंपल सा। अब ओम का भी जस्ट निकाले थे, अब मीटर का इसके साथ तुम लगा दोगे तुम्हारा ये निकल जाएगा। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स, अब जैसे हमारा था रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता था? रेसिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा एरिया पे, लेंथ पे, ठीक है। अब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और तीसरा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्वाभाविक है नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस के होते हैं, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज से रेसिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो मटेरियल के प्रॉपर्टी को शेप और साइज से कोई मतलब नहीं है। वायर के फॉर्म में तुम यूज करो, चाहे वो तुम स्क्वायर के फॉर्म में यूज करो या बैंक टेक्स्ट के फॉर्म में यूज करो, उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कंडक्टर के लिए क्या होगा? रेसिस्टिविटी वेरी लो, तब तो वो बेस्ट कंडक्टर है।
अब आइडियल कंडक्टर जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आइडियल तो मतलब 0, उसका इंसुलेटर के लिए वेरी हाई होगा रेसिस्टिविटी, और आइडियल इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट कह सकते हैं। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कहीं होगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड हमारा करता है, मतलब रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो कह सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, आगे पढ़ेंगे, और रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्या कह रहा है हमको, मीट है तो क्या है, अनुपात। एक हमारा ये वायर है, इसका लेंथ कितना दिया है L, तो यदि लेंथ L है तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, इसको हमने क्या मान लिया A। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। अब क्या किया, इसको मेल्ट करके इसके लंबाई को क्या कर दिया गया, इसकी लंबाई को n टाइम्स कर दिया गया है। तो n टाइम्स करेंगे मतलब क्या हो गया, अब इसकी लंबाई n इंटू एल। अब एरिया ऐसा कुछ चेंज हुआ होगा, स्वाभाविक किसी चीज को खींचोगे तो इसका एरिया कम होगा, तो इसका एरिया मान लो हम मान लिए A2 और इस लेंथ को हमने मान लिया L2। इसके एरिया को क्या माने A1 और इसके लेंथ को क्या मान लिए L1। दोनों केस में क्या सेम होगा, वॉल्यूम। तो V1 इक्वल टू V2, V1 कितना A इंटू एल और V2 कितना A2 L2। तो यहाँ से A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AL डिवाइडेड बाई L2, AL डिवाइडेड बाई L2 की वैल्यू कितनी N इंटू एल। तो L से L साफ, बचा क्या हमारा A बाई N। A2 की वैल्यू कितनी A बाई N। इस केस में रेसिस्टेंस की बात करते तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू L बाई A, अभी जस्ट पढ़े थे। तो यहाँ से हम दूसरे केस के रेसिस्टेंस की बात करते, R2 की बात करते तो क्या लिखते, R2 इक्वल्स टू, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, चाहे लंबा कर दो छोटा कर दो, उसके बाद L2 बाई A2। L2 की वैल्यू कितनी, रो N इंटू एल डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू कितनी A बाई N। सॉल्व करेंगे, रो N स्क्वायर L बाई A, ये N क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा। तो A बाई L को हम क्या जानते हैं, रो L बाई, इसको लिख सकते थे N स्क्वायर रो L बाई A। रो L बाई A को हम लिख सकते हैं R, तो हमारा हो जाएगा N स्क्वायर R। ये हमारा N स्क्वायर R, दिमाग लगाना। अभी जस्ट निकाले R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R, जस्ट निकाले थे, ठीक है। तो काफी लंबा में जाए, N की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस कह रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 4 मतलब 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 4 मतलब 16 ओम। तो आंसर बी। इसमें क्या सोचना था, एक हमारा क्या है 3 मीटर लॉन्ग वायर है, ये कितना मीटर का 3 मीटर का लॉन्ग वायर है। इसके दोनों टर्मिनल के बीच में एक क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है। ये कितने पोटेंशियल पे है, 6 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है पहला लाइन 3 मीटर यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसका ये जो वायर हमारा है उसका क्या है यूनिफॉर्म थिकनेस है, मतलब जितना यहाँ पे एरिया होगा वही एरिया यहाँ पे होगा, वही एरिया पूरा होगा यूनिफॉर्मली, ठीक। मतलब इसका एरिया मान लिया A है, ओके। रेसिस्टेंस कितना 100 ओम। अब इस वायर का रेसिस्टेंस कितना बोल रहा है, जब ये 3 मीटर का वायर रहेगा इसका रेसिस्टेंस कितना 100 ओम का है, ओके। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर पे। अब बोला कि 50 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लो लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। तो इस दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, 100 ओम पता है, 3 मीटर वायर वाले का जो कहानी पता है वो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A होता है। अब हमको रेसिस्टेंस कितना दिया है, रेसिस्टेंस इसका दिया 3 मीटर वायर का 100 ओम। हमको मटेरियल की रेसिस्टिविटी नहीं पता है, चलो लेंथ पता है, लेंथ पता है हमको कितना है 3 मीटर, एरिया भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी बाई एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं 100 बाई 3, ठीक है। अब दूसरे केस में हमको रेसिस्टेंस चाहिए, तो इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू क्या होता है रो L बाई A, जानते हैं।
चलो R इसको 2 कर लेते हैं। तो यहाँ लेंथ और एरिया, तो लेंथ हमारा दो चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि लेंथ कम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, तो L2/A। अब यहाँ से R2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बाई A इंटू L2। अभी जस्ट पहले इक्वेशन से निकाले 100/3 और L2 की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब क्या, 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -2 से ये साफ, तो 50/3 होगा ओम। ये रेसिस्टेंस हमको निकल गया। अब रेसिस्टेंस निकल गया तो अब सोचो यहां से जो करंट जा रहा होगा वही करंट यहां से भी जाएगा, वही करंट यहां से भी जाएगा, वही करंट यहां से भी जाएगा, वही करंट यहां से, एक ही बात है, करंट तो सेम रहेगा ना। ऐसा थोड़े इधर से 5 लीटर पानी गयो तो इधर से 2 लीटर निकलेगा, ऐसा होने वाला है। इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इधर से गया होगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकलेगा ना। तो ये हर एक वायर का हर एक जगह पे क्या सेम होगा, करंट होगा। तो यहाँ पे करंट कैसे निकाल सकते हैं, जब इस दोनों वायर के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल हमको पता है, रेसिस्टेंस हमको पता है, तो करंट निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू I इंटू R। तो I इक्वल टू कितना, V/R होता है। तो V कितना हमको दिया हुआ इस दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 6 वोल्ट दिए हुए है। तो 6 और दोनों के बीच का रेसिस्टेंस कितना दिया, 100 ओम दिया है। तो ये यहां से हमको क्या निकल गया, करंट निकल गया, यहां से हमको निकल गया I की वैल्यू 6/100। ये क्लियर है। अब हमको रेसिस्टेंस पता है इस छोटू वाले वायर का, इस वायर से जो करंट पास किया वो करंट पता है, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा पोटेंशियल, V इक्वल्स टू I इंटू R। I की वैल्यू कितनी 6/100 और R की वैल्यू कितनी निकाले, R2 की वैल्यू कितना है, ये 50/3। ये कितने से कटा, 2 बार कटा, ये कितना हुआ 3 से 3 7, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आंसर है, तो आंसर है। आया कुछ समझ में, बिल्कुल सही जवाब, ए इज करेक्ट आंसर। क्यों होगा ये, क्योंकि यदि हम पहले वाले का रेसिस्टेंस निकालते, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 2A है, यही कह रहा है ना, मिनिमम किस केस में होगा, तो 2A वाला कौन है, ये है ना, यही है ना 2A वाला। तो इसका क्या पूछा जाए, मिनिमम, ठीक है। तो यदि हम निकाले, चलो एक एक करके हर एक का निकालते, L और A का निकालते मान लो, तो हमारा मान लो इसको R1 लिखते, L और A वाले का, तो क्या होता है रो L/A। दूसरा यदि ये किसका वाला है, L और A वाले का है, दूसरा हमारा कौन सा है 2L और A/2 वाले का। R2 निकालते तो क्या होता है रो L के जगह पे 2L डिवाइडेड बाई A के जगह पे क्या होता है A/2। तो ये हमारा रो इंटू L/A इंटू 4, तो ये हो जाता 4 रो L/A होता। तीसरे का निकालते, तीसरा कौन सा है L/2 और 2A वाले का, इसका निकालते तो क्या होता R इक्वल्स टू रो L/A। रो का रो L की जगह पे कितना है L/2 और एरिया की जगह पे क्या है 2A। इसको सॉल्व करते तो मिलता हमको क्या 1/4 रो L/A। ये 1/4 टाइम्स हो गया। तो R3 की वैल्यू क्या है, जिस केस में हमारा 2A एरिया मिला है उस केस में हमको रेसिस्टेंस क्या मिला है सबसे कम, तो 2A वाले एरिया में सबसे कम हमको मिलेगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा निगेटिव है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा CD।